10th क्लास के विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर सेकंड लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कुछ बेसिक बात करूँगा। अब देखते हैं सबसे पहले इसके इतिहास की। तो लगभग कार्बन और उसके यौगिक का इतिहास 200 से 250 वर्ष पहले लगभग 1780 के आसपास की कहानी है। लोगों ने कार्बनिक यौगिक ढूंढना शुरू कर दिया और उन्होंने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक है या तो एनिमल में पाया जा रहा है या तो प्लांट्स में पाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इसको प्रयोगशाला में बना कर देखते हैं कि हम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक असफल रहे। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बर्जेलियस। 1815 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है जैव शक्ति का सिद्धांत। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त हो सकता है, इसका निर्माण कोई अदृश्य शक्ति करती है, इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। ठीक है, जब बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाकर इसको थक गए और ये ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक, जिसको कार्बन और उसके यौगिक बोलते हैं, जब प्रयोगशाला में नहीं बना तो एक बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट आके जैव शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जैव शक्ति का मतलब होता है कोई ऐसा शक्ति जो भगवान से रिलेटेड हो या जो नेचर से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्बनिक यौगिक होता है वो केवल सजीव में होता है और इस सजीव में इस कार्बनिक यौगिक का निर्माण कोई अदृश्य शक्ति करती है या भगवान करते हैं, इनका प्रयोगशाला में संश्लेषण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसको कोई इंसान तो नहीं बनाता है, इसको कोई शक्ति आके बना के जाती है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड को भी इंसान नहीं बनाता, सेब में पाए जाने वाले मैलिक एसिड को भी इंसान नहीं बनाता, दूध में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड को भी इंसान नहीं बनाता। उसी तरह फार्मिक एसिड को भी कोई इंसान नहीं बनाता है, चींटी में पाई जाने वाली कोई अदृश्य शक्ति ही बना के चली जाती है। ठीक है, तेज जब शक्ति का सिद्धांत है, एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ओहलर नाम के एक साइंटिस्ट है जो बर्जेलियस के शिष्य थे, उन्हीं के यहाँ ये पढ़ाई करते थे। तो उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया। क्या करके दिखाया? तो प्रयोगशाला में पहली बार कार्बनिक यौगिक बना दिया। ठीक, इन्हीं के गुरु जो बर्जेलियस थे उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं, पर उन्हीं के शिष्य ओहलर ने 1828 में प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाकर दिखा दिया। उन्होंने कार्बनिक यौगिक कैसे बनाया? तो क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया। ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है NH4CnO। उसको गर्म किया। जैसे गर्म किया तो एक नया यौगिक बन गया जिसका नाम है यूरिया। और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, जबकि अमोनिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो ओहलर ने 1828 में प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट जो एक कार्बनिक यौगिक है उसको गर्म करके यूरिया जो एक कार्बनिक यौगिक है उसको बना दिया। ठीक है, अब देखो, इसके पहले तक कोई भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया था। जो भी कार्बनिक यौगिक बना था वो या तो फल में पाया जाता था या किसी जंतु में पाया जाता था, किसी पौधे में पाया जाता था। ठीक है, लेकिन ओहलर ने सबसे पहले बना दिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में किसने बनाया, कब बनाया, उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था और कौन से पदार्थ का यूज करके उस कार्बनिक यौगिक को बनाया गया। सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था कोल्बे ने 1895 में प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बना दिए। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था बर्थलोट, वो 1856 में प्रयोगशाला में मेथेन गैस बना दिए। दोनों के दोनों कार्बनिक यौगिक है और ये दोनों के दोनों प्रयोगशाला में बना है और अकार्बनिक स्रोत से बना हुआ है। तो खास बात यहाँ पर जानने वाली क्या है पता है कि इसके पहले जब तक प्रयोगशाला में कोई कार्बनिक यौगिक नहीं बना था तो मात्र कुछ ही कार्बनिक यौगिक हमारे पास थे। 50 हो सकते थे या 100 हो सकते थे या 200 हो सकते थे, ऐसे ही थे। लेकिन आज के समय में कार्बनिक यौगिक करोड़ों के संख्या में है। करोड़ों के संख्या में हमारे पास कार्बनिक यौगिक है और उसमें से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, हम जितने भी दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सारे के सारे कार्बनिक यौगिक होता है।
वो सबको प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, किसी न किसी लैब में बनाया जाता है। तो क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में कार्बनिक यौगिक हमारे पास हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक बहुत कम है। अकार्बनिक यौगिक की संख्या कुछ हजार में है, जबकि करोड़ों में कार्बनिक यौगिक है। तो इस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 10th के एग्जाम में जो प्रश्न आएगा यहीं से आएगा, जो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, करोड़ों हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कार्बन का, क्योंकि कार्बनिक यौगिक मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न उसके व्युत्पन्न ही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन तो रहेगा, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन। कार्बन के गुण के कारण ही आज करोड़ों की संख्या में हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। तो क्या कार्बन का गुण है? तो कार्बन का जो 2 गुण मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बनिक यौगिक की संख्या करोड़ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पहला है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का इंग्लिश होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? तो कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंधन मतलब बंधन या बॉन्ड बनाकर कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। ये कार्बन का श्रृंखलन गुण कहलाता है। अब देखो, एक कार्बन कभी कोई हुआ, 2 कार्बन, एक कार्बन बॉन्ड से बन गया, 3 कार्बन आपस में जुड़ सकता है, 4 जुड़ सकता है, 5 जुड़ सकता है, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके हजारों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। हजारों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, और जितना कार्बन जुड़ेगा उतना एक नया कार्बनिक यौगिक बनेगा। ये पहला गुण है। दूसरा क्या है? चतुर संयोजकता। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य परमाणुओं के साथ 4 आबंधन बना सकता है। अब इसी कारण देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। अब एक कार्बन क्या करेगा? 4 कार्बन परमाणु से बॉन्ड बना लिए। देखो, 1 से तो बनाया, 2 से बनाया, 3 से बनाया, 4 से बनाया। एक कार्बन क्या करेगा? 2 ऑक्सीजन से बना लेगा, 1 नाइट्रोजन से बना लेगा, 1 हाइड्रोजन से बना लेगा। इस तरह नया बॉन्ड बनेंगे, नया तत्व जुड़ेंगे, तो नया यौगिक बनेगा। ये दोनों कारण से ही ये कार्बनिक यौगिक है, इनकी संख्या करोड़ों में चली गई। समझ में आया? दोनों का परिभाषा समझ में आया? दोनों क्या बोलना चाह रहा है समझ में आया? एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से अपना बॉन्ड बना सकता है, या एक कार्बन 4 अन्य बॉन्ड बना सकता हो सकता है कि एक नाइट्रोजन से 1 ऑक्सीजन से बना ले, 2 ऑक्सीजन से 2 ऐसे। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर गलत है। ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनेगा, मैं 5 बना दिया था। ठीक, सॉरी। ओके, तो 4 ही बॉन्ड बनेगा। हो सकता है कि कार्बन 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन से ऐसे 4 बॉन्ड बना ले। तो इसी को बोलते हैं चतुर संयोजकता। चतुर संयोजकता का फायदा ये हुआ कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य परमाणुओं के साथ 4 आबंधन बना सकता है। आबंधन मतलब बंधन अथवा बॉन्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये भी कार्बन का गुण ही है, जो कार्बन के अपर रूप के नाम से जानते हैं। अब कार्बन के अपर रूप का मतलब क्या होता है? तो किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण तो अलग अलग हो, परंतु रासायनिक गुण धर्म समान हो, तो वे उस तत्व का अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, एक तत्व ना, कोई तत्व है, वो तत्व मिलकर बहुत सारे अलग अलग तरह के संरचना बनाता है, और संरचना के कारण उसका भौतिक गुण तो अलग अलग हो जाता है, पर रासायनिक गुण समान रहता है, उसी को अपर रूप कहते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप के। तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपर रूप है: हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, अथवा इसी का नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन, कुछ भी बोल सकते हैं इसका। अब हम पहला बात करते हैं हीरा। हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक, एक ऐसा अपर रूप है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया है, उसको पढ़ के मैं समझाता हूँ। प्रत्येक कार्बन, हीरा की मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर त्रिविमीय संरचना बनाते हैं।
उसी को हीरा कहा जाता है। हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन परमाणुओं का कठोर त्रिविमीय संरचना है, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, जिसके कारण हीरा बहुत कठोर हो जाता है। इसीलिए हीरा आज तक जितने भी पदार्थ ज्ञात है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हीरा है, एक कार्बन परमाणु है, ये अन्य चार कार्बन परमाणु से, एक से यहाँ जुड़ा है, एक से यहाँ जुड़ा है, एक से यहाँ जुड़ा है और एक से पीछे जुड़ा होगा जो दिख नहीं रहा है। तो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ के क्या करते हैं, एक कठोर संरचना बना देते हैं, त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, जिसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और मोटाई भी होता है। हीरा की सबसे खास बात है कि विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, मुक्त नहीं रहेगा। और हमको पता है विद्युत धारा तभी प्रभाव होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रहे और इलेक्ट्रॉन गति करे, तभी विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, मुक्त नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, तो कोई पदार्थ विद्युत का कुचालक हो जाएगा। इसी कारण से हीरा विद्युत का कुचालक होता है। आगे बढ़ता हूँ, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेफाइट हीरा से थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि ग्रेफाइट भी कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़कर षष्ठकोणीय वलय बनाता है, जिसको ग्रेफाइट कहा जाता है। देखिए, ये सहसंयोजन बंधन है, ये हीरा में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है। मैं हीरा में नहीं मेंशन किया हूँ, आप लोग मेंशन कर देना कि हीरा में भी कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, ग्रेफाइट में भी जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में क्या है कि ये त्रिविमीय संरचना नहीं बनाता है, ये द्विविमीय संरचना बनाता है। और कैसा बनाता है, षष्ठकोणीय संरचना। ठीक, षष्ठकोणीय वलय बनाता है, जिसमें एक कार्बन परमाणु मात्र 3 कार्बन परमाणु से ही जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है। देखो यहाँ पे, ये एक कार्बन परमाणु, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, एक कार्बन परमाणु है, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है। एक कार्बन परमाणु 3 ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा फ्री होगा। यहाँ भी वही हाल होगा कि एक कार्बन परमाणु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। बोला जाता है इसमें प्रत्येक कार्बन का 3 ही सहसंयोजी आबंधन बन पाता है, प्रत्येक कार्बन का मात्र 3 ही सहसंयोजी आबंधन बन पाता है, अतः चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, फ्री रहता है। और चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जैसे इसमें विद्युत धारा हम प्रभाव करेंगे, डालेंगे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो गति करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, गति करेगा तो विद्युत धारा का प्रभाव हो जाएगा। ठीक, ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है, हीरा मुलायम नहीं, कठोर होता है। ठीक, रवादार होता है, चिकना नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है। क्यों? क्योंकि ये थ्री डायमेंशन इसकी संरचना नहीं होती है, त्रिविमीय संरचना नहीं होती है, द्विविमीय संरचना होता है। ठीक, देखो यहाँ पर एक ग्रेफाइट की संरचना हो गया, ये दूसरा ग्रेफाइट की संरचना है और तीसरा ग्रेफाइट की संरचना है। ये क्या करते हैं, आपस में ना जुड़ जाते हैं ग्रेफाइट जब बनाते हैं, और ये जुड़ते हैं तो ये चौथा कार्बन का बंधन नहीं बनता है, एक अलग बंधन जुड़ते हैं, जिसको बोला जाता है वंडर वाल बल। ये दूसरे बंधन से जुड़ते हैं, जिसको बोला जाता है अंडरवाल बल के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। तो अंडरवाल ये कुछ नहीं है, अंडरवाल बल कहाँ पाया जाता है, हीरा में कि ग्रेफाइट में, तो बोलेंगे ग्रेफाइट में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी ग्रेफाइट से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बकमिस्टर फुलरिन अथवा फुलरिन के बारे में जानते हैं। फुलरिन भी कार्बन का अन्य शुद्धतम अपरूप है। जिस तरह हीरा ग्रेफाइट शुद्धतम अपरूप है, उसी तरह फुलरिन भी कार्बन का अन्य शुद्धतम अपरूप है, जो कार्बन परमाणुओं के संयोजन से बना होता है। इसमें भी कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु के संयोजन से ही बना होता है। ठीक, बोला जाता है कि कार्बन 60 एक तरह का फुलरिन है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, जो फुटबॉल की तरह
दिखते हैं। देखो फुटबॉल की तरह दिख रहा है कि नहीं, फुटबॉल की तरह दिख रहा है। ठीक, इसकी संरचना बकमिंस्टर नामक एक अमेरिकी शिल्पकार द्वारा निर्मित जियोडेसिक गोलाकार गुंबज के सदृश दिखता है। मतलब ये जो बकमिंस्टर जो फुलरिन है, फुलरिन की संरचना एक अमेरिकी शिल्पकार थे, शिल्पकार जो कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं पत्थर वत्थर पर या लकड़ी पर, तो इस शिल्पकार के द्वारा बनाया गया एक जियोडेसिक गोलाकार गुंबद के जैसा दिखता है। इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इस फुलरिन को कहा दिया गया बकमिंस्टर फुलरिन। ठीक, इस फुलरिन का एक अलग नाम है जिसका नाम है बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 10th के एग्जाम में यहाँ से भी 3 कार्बन का अपरूप पर क्वेश्चन आ सकता है। बोल देगा कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, उसको आप उस पर शॉर्ट नोट लिखें या उसके बारे में समझाएं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका स्वरूप के बारे में पढ़ लिया, कार्बन के वो कितने सारे क्यों होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पीय में क्वेश्चन बन सकता है। बोला जाता है कि कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन धातु नहीं होता, अधातु होता है। कार्बन का जो रासायनिक चिन्ह होता है वो C होता है। जैसे ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है, उसी तरह कार्बन का C होता है। कार्बन की परमाणु की संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 6। इसका द्रव्यमान 12 होता है। नॉर्मल कंडीशन में इसका द्रव्यमान 12 होगा। समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या एक जैसा हो, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक जैसा हो जबकि उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको समस्थानिक बोलते हैं। एक होता है समभारिक। समभारिक का मतलब क्या होता है? समभारिक मतलब भार यानी वजन यानी द्रव्यमान एक जैसा हो। ठीक, तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो एक जैसा होता है पर परमाणु संख्या अलग अलग होता है। जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन की बात कर लें तो देखो नाइट्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान 14 है, कार्बन का भी परमाणु द्रव्यमान 14 है, जबकि इसकी परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे का समभारिक कहलाएंगे। समस्थानिक क्या होता है कि परमाणु संख्या एक जैसा हो जबकि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का समस्थानिक कहलाएंगे। तो ये जो तीनों है एक दूसरे का समस्थानिक है, याद रखने की जरूरत है। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। तो कल ही में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था। तो कार्बन में परमाणु की संख्या 6 होता है। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। इलेक्ट्रॉन 6 होगा तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 भरा जाएगा और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 भरा जाएगा। हम बात करते हैं कार्बन के उपस्थिति की। तो भूपर्पटी यानी जमीन में, पत्थर में, पहाड़ में कार्बन 0.02% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें बहुत बार पूछता है। जितने भी सजीव होंगे सभी में कार्बन पाया जाता है, लेकिन सभी निर्जीव में कार्बन नहीं पाया जाता है। कुछ ही निर्जीव होते हैं जिसमें कार्बन पाया जा सकता है। ठीक है, सभी सजीव में कार्बन पाया जाता है। कार्बन के यौगिक के बारे में बात करें तो कार्बन के यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं, अथवा इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये नाम कैसे पढ़ा? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, तो इसी से नाम पड़ा है। तो कार्बन के यौगिक के कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, अथवा उसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक का अध्ययन को कार्बनिक रसायन बोलते हैं, अथवा हाइड्रोकार्बन अथवा उसके व्युत्पन्न भी कार्बनिक यौगिक ही होता है। हाइड्रोकार्बन अथवा उसके व्युत्पन्न भी कार्बनिक यौगिक होता है, तो उसको भी हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। दोनों डिफिनीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंधन की या बंधन के। तो कार्बन कार्बन के बीच या तो सिंगल बंधन बना सकता है, या डबल बंधन बना सकता है, या ट्रिपल बंधन बना सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच 4 बंधन कभी नहीं बनेगा। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और 4। तो कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन के यूज करके 3 कार्बन बॉन्ड बना लेगा, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन के यूज करके 2 कार्बन बॉन्ड बना लेगा, कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन के यूज करके 1 कार्बन बॉन्ड बना लेगा। और जो बाकी बॉन्ड खाली रहेगा या तो हाइड्रोजन फिल कर देगा, या हाइड्रोजन के अलावा कोई भी तत्व जो जरूरी हो फिल कर सकता है।
देख रहे हो, जो बॉन्ड बचा था वो कौन बना दिया, हाइड्रोजन आके बना दिया। मैं बताऊंगा ये कैसे मैं बना रहा हूँ, सब सिखाऊंगा आगे वाले क्लास में। ये जो सभी बंधन होते हैं सब संयोजी बंधन होते हैं। तो याद रखना, जब भी हम कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोकार्बन के बीच जो बंधन बना होगा, या हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न के बीच जो बंधन बना होगा, वो सभी के सभी ससंयोजी बंधन बनता है। ससंयोजी बंधन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बीच जो बंधन बनता है उसी को ससंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। एक होता है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन बनता है Na और Cl में। Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करता है कि दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसके अब 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसके जो बगल में जो कक्षा बचा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो दोनों आपस में जुड़ के NaCl कंपाउंड बना लेते हैं। यानी आयनिक बंधन की बात करते हैं तो आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह, या तो इलेक्ट्रॉन लिया जाता है या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। जबकि ससंयोजी बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करके ससंयोजी बंधन बनाते हैं। कल के लेक्चर वीडियो में या पहला लेक्चर वीडियो में मैं बताया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके प्रकार पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर या क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।